बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। ये इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा है। वो ये कहते हैं कि लोग सिर्फ एहतजाज करने के लिए गए थे। जो तोड़ फोड़ है, जो उसके बाद गोलियां चली, जो लोग शहीद हुए, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलावजह खाते में डाली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ। और सिविलियन जो एहतजाज करने के लिए गए थे पुरअमन तरीके से, उन्हें बड़े पैमाने पर गोलियां मारकर शहीद किया गया। और 9 मई का एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। अब उसी तरह का बयानिया एक मरतबा फिर तैयार किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी, वही टाउट्स, वही दानिश्वर दोबारा से इस्तेमाल हो रहे हैं जो पहले भी 9 मई के बयानिए के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब ये जो एक रावलपिंडी में वाक़या पेश आया, GHQ में दाखिल होने की कोशिश की मुबैना तौर पे एक शख्स ने, और फिर बाद में पता चलता है जनाब वो शख्स जो है वो गोली उसने चलाई, फिर उसके ऊपर गोली चली। पहले खबर ये आती है कि जो 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं वो गोलियां लगने से जख्मी हुए और ये शख्स जो है वो उसमें मारा गया। बाद में खबर आती है नहीं, एक जख्मी हुआ और मामूली जख्मी हुआ। फिर पता चलता है जो एक जख्मी हुआ उससे भी गोली नहीं लगी। तो इस शख्स ने गोली चलाई किस पर? देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है, और ना मैं ये कह रहा हूं कि ये शख्स गुनाहगार है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तहकीकात के बाद पता चलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्योंकि इसे जोड़ा जा रहा है, लिहाजा उन्होंने भी एक मुतालबा किया है। लेकिन आपको मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर कुछ लोगों ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीर को देखकर ही मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दी जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता कि ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक तस्वीर आप देखें, यहां पे एक टोपी पड़ी हुई है, एक जूता पड़ा हुआ है और एक पिस्तौल पड़ा हुआ है। ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये जूते पे खून लगा हुआ है, मुबैना तौर पे ये उसका जूता है। जो बंदा मारा गया वहाँ पे मोहम्मद हुसैन, खैबर का रहने वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक था। तो ये बताया गया कि ये उसका जूता है। जूते के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है, यानी इस आदमी का खून भी निकला। और तो कोई ऐसा नहीं है जिसका खून निकला जिसे गोली लगी। तो इस शख्स को गोलियां लगी तो इसका ये जूता खून से भरा हुआ है। अब एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये शख्स लेटा हुआ है ज़मीन पे, उसमें इसके दोनों पैरों में जूते हैं। अगर आप गौर करें दूसरी तस्वीर, मैं ये आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके ही हम थोड़ा सा आपको दिखा पाएंगे। डेड बॉडी पड़ी हुई है इस आदमी की, लेकिन इस आदमी के दोनों पैरों में जूता है। अब एक आदमी जिसके दोनों पैरों में जूता है, थोड़ी देर के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें एक जूता पड़ा हुआ है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है और एक टोपी पड़ी हुई है। फिर आप दोबारा पहली वाली तस्वीर पे जाएं तो वहां पे आपको दिखाई देता है कि टोपी सड़क पे पड़ी हुई है। जाए वकुआ पे जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता। और दोबारा आप पहले वाली तस्वीर में जाएं तो टोपी जो है फुटपाथ पे पड़ी हुई है, नीचे सड़क पे नहीं है। फिर एक तस्वीर में जूता उस आदमी के पाँव में है और एक तस्वीर में जूता जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। तो मुर्दा आदमी तो अपना जूता नहीं उतार सकता। तो ये तस्वीर जब बनाई गई है तो एविडेंस कलेक्शन की तस्वीर है। तो ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया और तस्वीर जारी की गई, क्या इस जाए वकुआ को तरतीब देकर बनाया गया? एक तो सवाल ये पैदा होता है कि जाए वकुआ जो है वो एक दूसरे से तस्वीर मुताबिकत नहीं रखती। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये नाजरीन पिस्टल है। ये जिस हालत में पिस्टल पड़ा हुआ है ना, इस हालत के अंदर अगर पिस्तौल पड़ा हुआ हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी आखिरी गोली भी फायर हो चुकी है। जो लोग पिस्टल को जानते हैं ना, वो ये समझ ले कि ये 30 बोर का पिस्तौल है। इसको चाइना पिस्तौल कहते हैं पाकिस्तान में। इसमें 7-8 गोलियां डलती हैं, नॉर्मली 6 गोलियां इसमें डाली जाती हैं। तो इसका बारीक मैगजीन होता है, सिंगल गोली इसके ऊपर चढ़ती है। तो ये 6 से 8 गोलियां इसके अंदर मैक्सिमम होती हैं और इसको फायर किया जा सकता है 1-1 करके, एक करके आप फायर करते हैं। जब आप आखिरी गोली फायर कर देते हैं तो फिर ये पिस्टल जो है वो पीछे जाके कॉक हो जाता है, जैसा कि आपको ये सड़क पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है कि जब आखिरी गोली फायर हो गई तो ये पीछे जाके कॉक हो गया, पीछे जाके लॉक हो गया पिस्टल, और अब इसके अंदर कोई गोली मौजूद नहीं थी, जिंदा गोली कोई भी मौजूद नहीं थी। मलक दीन खेल के इलाके में अगर आप जाए ना, तो वहां पे आपको हर 10 में से 9 या 10 बंदे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मिलते हैं। वहां पे आपको 2 ही झंडे नजर आते हैं, एक पाकिस्तान का और एक तहरीक इंसाफ का। और ये वो इलाका है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा दुकान पे बिकता है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने झंडे मुफ्त देती हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो दुकान पे बिकता है और लोग खरीद के अपने साथ रखते हैं।
तो वाबस्तगी ऐसी जबरदस्त है पीटीआई के साथ। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीवाना था। ये नौजवान बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, हर तहरीक के अंदर जाता रहा। जैसे बाकी नौजवान अपनी वीडियोस लगाते हैं, ये भी अपनी वीडियोस लगाता रहा सोशल मीडिया पे। ये कोई ओहदे शोदे पे नहीं रहा। इसकी उम्र जो इसकी अब, क्योंकि वहां पे जो खैबर राइफल्स के हेड ने राब्ता किया, यानी जब ये बंदा वहां पे मारा गया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो खैबर राइफल्स का जो हेड है उसने राब्ता किया इसके खानदान से, और पूरी कौम के लोग इकट्ठे होकर जाकर उनसे मिले। अब उन्होंने जो मालूमात वो कौम के लोगों ने दी है वहां पे जाके खैबर राइफल के हेड को, या वहां जाके उन्होंने जो बताया और जो इलाके से मालूमात इकट्ठी हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो नौजवान है इसका एक भाई सरकारी मुलाजिम भी है, दो भाई इसके जो है वो बैरून मुल्क भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसकी जो उम्र है वो गलत बताई गई है, उम्र 18-19 साल तक इसकी उम्र है, इससे बड़ी उम्र इसकी नहीं है, इसकी फैमिली ये बता रही है। कल सुबह 10-11 बजे तक, यानी जब ये इसको कत्ल किया गया इस्लामाबाद में, उससे एक दिन पहले सुबह 10-11 बजे तक ये अपने घर में मौजूद था वहां खैबर में। एक और चीज जो इसके बारे में बताई कि ये ज़हनी तौर पे बीमार था, और इन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि इनको दौरे पड़ते हैं, यानी इनकी फैमिली के अंदर ये इशू है कि ये स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते। ये होता है, जो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं या जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको आइडिया हो गया कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का इशू होता है, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं, ये गोली भी चला देते हैं। कुछ अर्सा पहले इसका एक और कजन है, उसने अपने खानदान के अंदर ही गोलियां चला दी थी, और ये माजी में भी इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं जी ज़हनी तौर पे ये बहुत कमजोर था और ये ज़हनी तौर पे ठीक बंदा नहीं था। ये उसकी फैमिली ने जाकर वहां पे बताया, और पीटीआई का ये दीवाना था। अब ये बंदा रावलपिंडी कैसे पहुंचा, क्योंकि यहां इसके इलाके में पिस्तौल किसी के पास होना कोई अजीब बात नहीं, हर एक के पास ही होता है। ये बाड़ा के करीब रहने वाले हैं, तो वहां पे तो सारी दुनिया पिस्तौल लेने जाती है। आप अभी सोशल मीडिया पे लिखें बाड़ा वेपन्स, तो आपको मार्केट खुल जाएगी, जो मर्जी उनसे वेपन खरीदता रहे, वहां से निकालना आपका अपना काम है। क्योंकि बाड़ा से जब आप निकलते हैं तो जगह जगह रास्ते में नाके होते हैं, और रावलपिंडी तक आप हथियार लेके पहुंच जाएं तो ये बड़ी अजीब बात होती है। लेकिन ये नौजवान के पास पिस्तौल कहां से आया, इसके बारे में अभी कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहां पे किसी के पास पिस्तौल होना ये कोई अजीब बात भी नहीं है। वहां बाड़ा में या खैबर में किसी के पास पिस्तौल होना कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, ये पिस्तौल लेकर यहां पे आ जाना ये थोड़ी सी अजीब बात है। तो अब जो कुछ भी हुआ वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि वहां पे हुआ क्या, ये कहां दाखिल होना चाह रहा था, पहले गोली किसने चलाई, वाकया कैसे हुआ, किसी लड़ाई के नतीजे में हुआ, या ये प्लान करके गया था और इसने अटैक कर दिया एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो जो असल बात है वो तो बाद में पता चलेगी। अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर गया, ये भी बात आप ज़हन में रखिएगा। जो अभी तक सोर्सेज ने बताया वो यही बताया कि ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गया है, इसके बाद अपनी कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जिस पे बैठ के ये रावलपिंडी तक जा सके। तो ये है नाज़रीन अब तक जो हमें सूरत-ए-हाल पता चली है इस लड़के के बारे में, मोहम्मद हुसैन के बारे में। पीटीआई का कारकुन है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के इसके इश्यूज हैं जो माजी में भी रहे, और इसके अलावा इसकी अपनी फैमिली के अंदर भी इस किस्म के इश्यूज होते हैं। दो भाई इसके बैरून मुल्क हैं, और पूरी कौम ने जाकर बाकायदा सरकार को बताया कि जनाब ये ऐसा नहीं। अब ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी से ये राब्ते में था। जब खबर दी गई तो उससे ऐसा तासुर बना कि जैसे जब ये गोली चलाने गया जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त सुहेल आफरीदी इसको फोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जनाब अंदर बढ़ जाओ, जाके मार दो सारों को, ये कर दो वो कर दो। ऐसा नहीं है। जो टाउट्स ने बयानियां बनाया उसको इस तरीके से सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई जैसे 9 मई को सनसनीखेज बनाया गया था, और एक पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को उठा के एक पॉलिटिकल पार्टी के खाते में डाल दिया था। ये उसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। सुहेल आफरीदी से इसका जो एक राब्ता रजिस्टर्ड हुआ वो 2024 की जनवरी में हुआ था। कि जनवरी 2024 में अब तक की इतला के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन बाहर आई, जनवरी 2024 में इसका सुहेल आफरीदी से राब्ता हुआ था इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन से पहले तमाम लोगों से ही राब्ते करते रहते हैं, जो मर्जी जिसको मर्जी टेलीफोन कर लेता है। तो ये कोई अजीब या अचंभे की बात नहीं होती, ये होता रहता है। बहरहाल अब ये एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे एक दहशतगर्द जमात है, उन्होंने दहशतगर्द भिजवा दिए और उन्होंने कातलाना और खुदकुश हमला करवा दिया। ऐसा नहीं है। पीटीआई एक पुरअमन पॉलिटिकल जमात है, जिस तरह बाकी जमातें पॉलिटिकल जमातें हैं और वो पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करती हैं, ऐसे ही पीटीआई भी करती है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की बातचीत है, पूरे पाकिस्तान में ये एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। और इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि हम एक गमला भी नहीं तोड़ना चाहते, हम कोई छोटा सा नुकसान भी नहीं करना चाहते, ये सारी अमलाक हमारी अपनी है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है
वो पुलिस के बयान से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सीसीटीवी फुटेज को मंजर आम पे लाया जाए, क्योंकि हर फॉल्स फ्लैग की सीसीटीवी फुटेज नहीं आती। तो यहां पे सीसीटीवी आएगी, क्लियर हो जाएगा इसने खुद ही हमला किया हो पुलिस पे, तो वो भी नजर आ जाएगा। किसी वजह से हमला किया हो, कोई झगड़ा हो गया या कोई और चीज हुई, वो भी नजर आ, जो भी हुआ ना, वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अभी तक लगभग उनके स्टेटमेंट को कुछ 36-38 घंटे गुजर गए हैं। उन्होंने अभी तक ना तो सेक्टर कमांडर का नाम लिया कि वो कौन सा सेक्टर कमांडर था जिसने उन्हें धमकी लगाई, उसकी जरूरत कैसे हुई कि एक मुंतखब वजीर आला को एक सरकारी मुलाजिम जो है, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, वो धमकी लगा रहा है कि तुमने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हम तुम्हें नाअहल कर देंगे। उस सेक्टर कमांडर का नाम लेने की जरूरत अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं की, उनको लेना चाहिए, और ना ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। तो फिर अगर वो ये इतना सा काम नहीं कर सकते, यानी तहरीक चलानी है आसिम मुनीर के खिलाफ, नाम सेक्टर कमांडर का नहीं ले सकते, ये बहुत जरूरी है। अगर तो इन्होंने इस सिस्टम को टैकल करना है, तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि जो तुम्हें धमकी दे वापस धमकी दो उसको, जो तुम्हें डराए उसको एक्सपोज करो। इमरान खान साहब ये बार बार कहते थे। तो सुहेल आफरीदी साहब को कम से कम यहां पे स्टैंड लेना चाहिए और उनको एक इजलास बुलाना चाहिए सूबाई असम्बली का, वहां पे करारदाद भी आनी चाहिए, सेक्टर कमांडर को एक्सपोज करना चाहिए ताकि आइंदा वो ऐसा ना कर सकें। अब अगर वो उन्होंने इसलिए नाम ले लिया है कि मैं पहले ही नाम ले लेता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, नाम नहीं लेता लेकिन थोड़ी सी बात निकाल देता हूं ताकि कल को मुझे हटाने से पहले वो 10 दफा सोचे कि मैंने तो ये बात खोल दी थी, तो ये अगर इस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया तो एक अलग बात है। देखिए, सुहेल आफरीदी को सियासी शहीद बनने की बजाय जो है तहरीक के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलानी चाहिए, जिसका इमरान खान साहब ने लगभग 1 साल पहले कहा था कि ये चलाई जाए। ये वो कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। दूसरा, कल के दिन में, मंगल के दिन, इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। तो इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर जब जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया, कोर कमेटी ने, कि एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर्स भी अडियाला जेल के बाहर जाएंगे और वहां पे एक अलामती धरना भी देंगे ताकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार की है। देखते हैं ये पॉलिसी आगे जाके कैसे काम करती है। असद कैसर ने, फैसल चौधरी ने, मेजर ताहिर सादिक ने और दीगर और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। देखिए, ये जो खबर दी है ना सिद्दीक जान ने, मेरी अब उनसे भी बात हुई है, जो दीगर सहाफ़ी जिन्होंने खबरें दी है मेरी उनसे भी बात हुई है। अब मुझे भी एग्जैक्टली पता है कि वो कौन सा सोर्स है जिसने आगे ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि उन्हें इस बात पे यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई हुआ। वो ये क्यों कहती हैं, इस बात को ज़रा आपको समझना पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली में किसी को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लड प्रेशर का जो मसला होता है ना, ये अमूमन फैमिली के साथ आता है, ख़ानदान में होता है, किसी ना किसी को चल रहा होता है तो आगे मुंतकिल हो जाता है। तो उन्हें यह लगता है कि क्योंकि ख़ानदान में किसी को भी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था तो ऐसे इमरान खान साहब को बैठे बैठाए ये प्रॉब्लम हो नहीं सकता। दूसरा, उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब रोज़ाना 4-4 घंटे, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। तो जो आदमी अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखता हो और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो एक्सरसाइज करे, उसका ब्लड प्रेशर का मसला कैसे हो सकता है? ये भी सवाल उनके दिमाग में है और इस वजह से उन्हें लगता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर का मसला इमरान खान साहब का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बड़ी पक्की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे अब सोर्स का भी पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सोर्स बताना चाहिए किसी की इजाज़त के बगैर। और तीसरा ये है कि उन्होंने मुर्सी की मिसाल क्यों दी, ये मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने मुर्सी की मिसाल क्यों दी। उन्हें यह लगता है कि मोहम्मद मुर्सी की तरह एक दिन इमरान खान साहब को भी इस हालत में पहुंचा दिया जाएगा कि उनकी खुदा न खास्ता जान चली जाएगी। ये उनकी बहनों को लगता है और उसके लिए ये ग्राउंड तैयार की जा रही है। अलीमा खानम ने जो स्टेटमेंट दिया मुर्सी के हवाले से, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूं। 17 जून 2019 को अदालत में पेश किया गया था मोहम्मद मुर्सी को, और इस पेशी के दौरान अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। फिर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया तो अस्पताल की इंतजामिया ने बताया कि वो मुर्दा हालत में आए हैं। सरकारी बयान के मुताबिक उनकी मौत जो हुई थी वो दिल के दौरे से हुई थी, लेकिन उनका ख़ानदान, मुस्लिम बरादरी और बहुत सी बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा, ये मानते हैं कि उन्हें कई साल तक सख्त कैद तन्हाई में रखा गया, उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलतें नहीं दी गई और यही वजूहात थी कि उनकी सेहत बिगड़ती गई और बिलाखिर उनकी मौत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आज़ाद माहिर ने भी बाद में कहा था कि उनकी कैद के हालात और जो कुछ भी उनके साथ हुआ, नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात थी उनके पास, तो उनकी जो कबल अज़ वक्त मौत हुई है उसके पीछे ये सारी वजूहात थी
जो जुल्म उनके साथ किया गया। तो सरकारी मौक़िफ़ ये कहता है कि दिल का दौरा पड़ा था, जबकि उनकी फैमिली और उनकी पार्टी और सारे लोग कहते हैं कि नहीं, दिल का दौरा नहीं पड़ा था। और याद रखिएगा, मोहम्मद मुर्सी ने भी यही कहा था अपनी कैद के दौरान कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार फील्ड मार्शल सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी होगा, जो इस वक्त वहां पे सरबराह है, जो इस वक्त भी वहां पे हुक्मरान है। मैं आपको चीजें डॉट कनेक्ट करके दे रहा हूं। 2013 में मुर्सी को गिरफ्तार किया गया। ये पहले बाकायदा वहां पे सदर थे जो जमहूरी तरीके से आए थे। 2013 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया। इनकी फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी गई, वकला की मुलाकातें बंद कर दी गई, और इन 6 सालों में ज्यादातर अरसा इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। मुर्सी की हालत बिगड़ती गई, उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनका इंतकाल हो गया। हुकूमत ने कहा यह तो दिल का दौरा पड़ा है। 2013 में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे और सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन 2019 में जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उस वक्त तक उनकी ताकत तोड़ दी गई थी। वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर हो गई थी और उन्होंने हर किस्म के एहतजाज को दबा दिया था। लेकिन आज तक मिस्र पूरे तरीके से खड़ा नहीं हो पाया। इनके 2 बेटे भी गिरफ्तार किए गए थे। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वही मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ था। इमरान खान साहब की फैमिली के लोग भी गिरफ्तार हुए। अब्दुल्ला मोहम्मद मुर्सी ये भी गिरफ्तार हुआ, उसामा मुर्सी ये भी गिरफ्तार हुआ। और एक जो छोटा बेटा था इनका, वो 25 साल की उम्र में 4 सितंबर 2019 को जेल के अंदर हार्ट अटैक आने से उसकी भी हलाकत हो गई। उसके बारे में भी फैमिली कहती है कि इसको जहर दिया गया या उसे मारा गया। 25 साल के नौजवान को तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, तो ये हार्ट अटैक से कैसे मर गया। लेकिन मोहम्मद मुर्सी को भी हार्ट अटैक आया, उनके 25 साल बेटे को भी हार्ट अटैक आया, और बाप के दुनिया से जाने के चंद महीने बाद बेटा भी मर गया। अब मोहम्मद मुर्सी के बारे में आलमी सतह पे बार बार यह कहा जाता है कि अल सीसी ने उसको कत्ल किया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कहा था कि अगर मैं मरा या मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार अल सीसी होगा। यह कहा था कि फील्ड मार्शल जो अल सीसी है वो जिम्मेदार होगा, जो जबरदस्ती वहां पे सदर बन के बैठ गया। तो ये है नाजरीन मुर्सी की कहानी जो इमरान खान साहब की बहनें बताती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इमरान खान साहब के हालात उसी डगर पर चल रहे हैं। 25 अक्टूबर 2025 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाते हैं और वो जाकर मिस्र के सदर अल सीसी से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है। समझ आ रही है आपको बात की? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को जाते हैं और जाकर मुलाकात करते हैं मिस्र के सदर से, अल सीसी से, जिसने मुर्सी को ठिकाने लगाया था मुबैना तौर पे। और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देते हैं, और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब कैद तन्हाई में। तो जो कुछ अल सीसी ने किया मुर्सी के साथ, अल सीसी से मुलाकात के बाद उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वो भी फील्ड मार्शल, ये भी फील्ड मार्शल। वो सदर बन गया, ये अभी सदर नहीं बने, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सदर बनना चाहते हैं। उसने अपने मुखालिफ की पार्टी को पहले कुचल के कमजोर कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसके बाद उसको जेल में मार दिया, और ये भी अपने मुखालिफ के साथ उससे मिलती जुलती चीज कर रहे हैं। तो इसीलिए इमरान खान साहब की बहन ने मोहम्मद मुर्सी की मिसाल दी। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मैंने आपको दोनों चीजों का कंपैरिजन या दोनों शख्सियात के बारे में जो हो रहा है वो बता दिया। निजाम नाजरीन इस लेवल तक गिर गया है कि इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज होता है दहशतगर्दी का, कि जनाब इस मुकदमे में ये बंदे इन्होंने डंडों से और पत्थरों से पुलिस के ऊपर हमला कर दिया।